सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 9वीं कक्षा का जो दूसरा पाठ है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पहले हम हिंदी अनुवाद कर चुके हैं। प्रश्नोत्तर जो हैं वो हम देख लेते हैं इसके साथ ही। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। अभी हम पहला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में आपको लिखने हैं। पहला जो प्रश्न है वो मैं बताती हूँ आपको। मैं प्रश्न बोलूंगी, उसके बाद मैं हिंदी बोलूंगी और उसके बाद में संस्कृत में उत्तर बताऊंगी आपको। पहला है निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन जो बूढ़ी औरत थी उसकी बेटी कैसी थी। तो हमने जो दूसरी ही लाइन थी पाठ की उसमें हमने पढ़ा था कि वो विनम्र थी और मनोहर थी। तो निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। विनम्र थी और मनोहर थी, ठीक है, सुंदर थी और विनम्र थी। बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत्। बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था। दूसरा प्रश्न है। तो बालिका ने पहले जो है वो सोने का कौवा यानी कि सुनहरा कौवा नहीं देखा था। तो इसका उत्तर होगा बालिकया पूर्वम स्वर्ण काकः न दृष्टम आसीत्। बालिका ने पहले जो सुनहरा कौवा था वो नहीं देखा था, न दृष्टः आसीत्। अगला प्रश्न है रुदंतीम बालिकाम काकः कथम आश्वासयत्। रोती हुई बालिका को कौवे ने कैसे आश्वासन दिया, उसको कैसे चुप कराया। कौवे ने क्या कहा था कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। तो माँ सूचे है चिंता मत करो अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। इति कथयित्वा ऐसा कह करके रुदंतीम बालिकाम रोती हुई बालिका को काकः आश्वासयत्। कौवे ने आश्वासन दिया। अगला प्रश्न है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देख करके हैरान हो गई। बालिका जब सुबह वहां गई थी पीपल के पेड़ के पीछे तो उसने देखा था कि पेड़ के ऊपर एक सोने का महल है। तो वो देख करके वो हैरान हुई थी। स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा बालिका आश्चर्यचकिता जाता। जो सुनहरा सोने का बना हुआ महल था उसको देख करके बालिका हैरान हो गई। बालिका केन स्वपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। बालिका किस सीढ़ी से स्वर्ण भवन में पहुंची। तो वो सोने की सीढ़ी से गई थी। बालिका स्वर्ण स्वपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। बालिका जो है वो सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवन में पहुंची। अगला प्रश्न है सा ताम्रस्थाल्याः चयनाय किम तर्कम ददाति। उसने तांबे की थाली का चयन करते हुए क्या तर्क दिया। चयन मतलब चुनते हुए। जब उसे 3 थाली दी गई थी तो उसने क्या तर्क दिया था, मतलब तांबे की थाली चुनने के लिए उसने क्या कारण बताया था। तो उसने कहा था कि मैं निर्धन माँ की बेटी हूं तो इसलिए मैं तांबे की थाली में भोजन करूंगी। तो उसने लिखा अहम निर्धना ताम्रस्थाल्याम एव भोजनम करिष्यामि। मैं गरीब हूं और मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। और इस प्रकार से उसने ताम्रस्थालिम चयनाय सा इदम तर्कम ददाति। उसने तांबे की थाली को उसने चुनते हुए ये उत्तर दिया। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। और घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी उसे मिली। हमने देखा था उसने सोने की सीढ़ी मांगी लेकिन उसे तांबे की सीढ़ी मिली। तो गर्विता बालिका घमंडी बालिका ने स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, सोने की सीढ़ी मांगी, परंतु साताम्रमयम सोपानम में एवं प्राप्नोत, परंतु उसे तांबे की सीढ़ी ही मिली। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत। यानी कि नीचे लिखे हुए शब्द हैं उनके विलोम जो है वो आपको पाठ से चुन करके लिखने हैं। पहला है पश्चात। पश्चात का अर्थ होता है बाद में। तो बाद का जो विलोम होगा वो होगा पहले और पहले की संस्कृत होगी पूर्वम। अगला है हसीतुम। हसीतुम का अर्थ होता है हंसने के लिए और हंसना का जो विलोम होगा वो होगा रोना। तो इसका विलोम यहाँ पे हम लिखेंगे रोदितुम। उसके आगे है अधः। अधः मतलब नीचे। नीचे का जो विलोम होता है वो होता है ऊपर और ऊपर की संस्कृत होती है ऊपरी। उसके बाद है श्वेतः मतलब सफेद और सफेद का जो विलोम होता है विपरीतार्थक होता है वो होता है काला और काला की संस्कृत होती है कृष्णः। उसके बाद है सूर्यास्त है यानी कि सूर्यास्त सूर्य का छिपना और उसका जो उल्टा होता है वो होता है सूर्य का उगना। तो उसकी संस्कृत होगी सूर्योदय है। उसके बाद है सुप्त है। सुप्त मतलब सोया हुआ। सोए हुए का उल्टा होगा जागा हुआ और उसका जो संस्कृत होगी जागे हुए की वो होगी प्रबुद्ध है।
अगला हम जो दूसरा प्रश्न है उसका ख पार्ट देखते हैं, दूसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट देखते हैं। संधिम कुरुतः, संधि करो। तो पहली है नी प्लस अवसत। हमने संधि के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पे जाकर के बहुत अच्छे से संधि समझ सकते हैं। जो एक एक नियम को वहां पे अच्छे से समझाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हर एक नियम को बताना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ये प्रश्न खूब अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो पहला है वो है नी प्लस अवसत। ठीक है, यहाँ पे जो है वो यण संधि है। नी में जो ई है उसको य हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा न्य, और न्य में अवसत का ए मिल जाएगा, तो शब्द बनेगा न्यवसत। दूसरा जो है वो सूर्य प्लस उदय है। यहाँ पे गुण संधि है, सूर्य प्लस उदय है। सूर्य में ए है और उदय में उ है, दोनों को मिलाकर के ओ बन जाएगा, तो शब्द बनेगा सूर्योदय है। उसके बाद है वृक्षस्य प्लस उपरी। वृक्षस्य में य में ए है और प्लस उपरी का उ। ठीक है, वृक्षस्य का अंतिम पद ए और ऊपरी का पूर्व पद उ, दोनों को मिलाकर के ओ बनेगा, ये भी गुण संधि, तो यहाँ पे बनेगा वृक्षस्योपरि, सूर्योदय की तरह ही बनेगा। फिर है ही प्लस एकारयत। ये जो पहला है आपका नी प्लस अवसत, सेम वही संधि यहाँ पे है, ही प्लस एकारयत यण संधि। ही का जो ई है उसको हो जाएगा ये, और ये में ए मिलके बनेगा है। यहाँ पे जो आपको दिखा हुआ है तो उसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। ये है आधा है प्लस ये, ठीक है, ये में ए मिला हुआ तो ये पूरा है, और है को इस तरीके से लिख दिया है, तो आपको आधा है और ये यहाँ पे है कारयत। अगला है च प्लस एकाकिनी। यहाँ पे जो है वो वृद्धि संधि है। च में जो है ए है, च प्लस ए दोनों को मिलाकर के बनेगा आई, तो बनेगा चैकाकिनी। आगे है इति प्लस उक्तवा, ये यण संधि है। हमने यण संधि के पहले 2 उदाहरण कर लिए हैं। वही ई को ये और ये में उ की मात्रा मिल जाएगी, तो आपका शब्द बनेगा इत्युक्तवा। अगला है प्रति प्लस अवदत्त, वही यण संधि यहाँ पे है। प्रति में जो ई है उसका यह हो जाएगा और यह में अवदत्त का ए मिल जाएगा, तो यहाँ पे शब्द बनेगा प्रत्यावदत्त। शब्द बनेगा यहाँ पे प्रत्यावदत्त। आगे है प्र प्लस उक्तम, यहाँ पे गुण संधि है। गुण संधि का पहले हम सूर्योदय शब्द कर चुके हैं। प्र प्लस उक्तम, प्र में ए और उक्तम का उ मिलकर के बन गया ओ, तो शब्द बन गया प्रोक्तम। उसके बाद है अत्र प्लस एव, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। इससे पहले हमने वृद्धि संधि का एक उदाहरण कर चुके हैं, चैकाकिनी। अत्र प्लस एव में अत्र में जो अंतिम पद है वो है ए, और एव का ए दोनों मिलकर के बन जाएंगे ऐ, तो शब्द में यहाँ पे बनेगा अत्रैव। आगे है तत्र प्लस उपस्थिता, यहाँ पे गुण संधि है, सूर्योदय के जैसा ही यहाँ पे बनेगा। तत्र में ए अंतिम पद है और उपस्थिता का उ, दोनों मिलकर के ओ बन जाएंगे तत्रोपस्थिता। उसके बाद है यथा प्लस इच्छम, यथा में आ है और इच्छम में ई, दोनों को मिला करके ए बनेगा, यहाँ पे गुण संधि है, तो शब्द बनेगा यथेच्छम। आगे हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, जो स्थूल पद है यानी कि गहरा काला मोटा अक्षर जो है उसको लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला जो है वो है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में गरीब स्त्री रहती थी, तो अंडरलाइन शब्द जो है वो है निर्धना स्त्री। ये स्त्रीलिंग शब्द है, हम कहेंगे कौन रहती थी, तो स्त्रीलिंग के लिए किम शब्द रूप जो है वो शब्द रूप चलता है का के कहा। ठीक है, तो निर्धना स्त्री की जगह पे यहाँ पे आएगा का। अगला है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, यहाँ पे जो गहरा काला मोटा अक्षर है वो है स्वर्ण काकम, तो हम कहेंगे किसको, किसको रोकती हुई बालिका प्रार्थना करती है, तो कौवे को। स्वर्ण काकम किसको, किसको की संस्कृत यहाँ पे होगी कम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, किम शब्द रूप का द्वितीय विभक्ति का एक वचन यहाँ पे लगेगा कम। उसके बाद है सूर्योदयात पूर्वम एवं बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहां पहुंच गई, तो किससे पहले। ठीक है, सूर्योदयात में है पंचमी विभक्ति, बालकात में पंचमी होती है, सूर्योदयात में पंचमी है, तो किम शब्द रूप की पंचमी विभक्ति में बनता है कस्मात, तो यहाँ पे आएगा सूर्योदयात की जगह पे कस्मात। बालिका निर्धन मातुहु दुहिता आसित, बालिका जो थी वो गरीब माँ की बेटी थी, तो यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है गरीब माँ की। ये षष्ठी विभक्ति है काके की,
तो षष्ठी विभक्ति में निर्धन माता, माता जो है वो स्त्रीलिंग है, तो किम शब्द रूप स्त्रीलिंग और षष्ठी विभक्ति होगी यहाँ पे कस्यः, निर्धन मातुः की जगह पे आएगा कस्यः। उसके बाद है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लालची जो बूढ़ी थी उसने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सोने के कौवे का, यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का के की में लगती है, सोने के कौवे का, तो किम शब्द रूप और स्वर्ण का जो कौवा है वो पुल्लिंग है, तो इसलिए स्वर्ण काकस्य की जगह पे क्या आएगा कस्य। किम शब्द रूप पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति होता है कस्य। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रश्न निर्माण देखा। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुतः, प्रकृति और प्रत्यय का संयोग करना है, यानी कि प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना है। ठीक है, पहला शब्द है हस प्लस स्त्री, यहाँ पे स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय का आपका अन जुड़ता है, तो शब्द यहाँ पे हस में अन जुड़ के बनेगा हसन। अगला है भक्ष प्लस स्त्री, वही अन जुड़ करके यहाँ पे बनेगा भक्षयन। फिर है वी प्लस लोक्री प्लस ल्यप, ल्यप का हमेशा यह जुड़ता है, तो यहाँ पे शब्द बनेगा वी लोक्य। ठीक है, लोक्री का जो री है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे बनेगा वी लोक्य। उसके बाद है नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप, ल्यप का यह जुड़ेगा, तो नी उपसर्ग है, क्षिप धातु है, शब्द बनेगा निक्षिप्य। आ प्लस गम प्लस ल्यप, आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप का यह जुड़ता है, तो शब्द बनेगा आगम्य। उसके बाद है दृश्य प्लस कत्वा, कत्वा का आपका त्वा जुड़ता है, कै हट जाता है, तो दृश्य प्लस कत्वा से शब्द बनेगा दृष्टवा। ठीक है, जो यहाँ पे श है दृश्य में, उसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा और कत्वा का कै हट करके जो तय है उसको टय हो जाएगा, शब्द बनेगा दृष्टवा। ठीक है, शी प्लस कत्वा, कत्वा का आपका त्वा जुड़ता है, तो सी सोना धातु है, यहाँ पे शब्द बनेगा शयित्वा। ठीक है, उसके बाद है वृद्ध प्लस टाप, टाप का आ जुड़ता है, तो वृद्ध में टाप का आ जुड़ करके शब्द बन गया वृद्धा। फिर सुत प्लस टाप, वही टाप का आ जुड़ेगा, तो सुत प्लस आ से बनेगा शब्द सुता। फिर है लघु प्लस तमप, तो यहाँ पे तमप प्रत्यय जुड़ गया है, तो यहाँ पे तम जुड़ करके लघुत्तमम। ठीक है, ये बन गया आपका लघुत्तम, लघुत्तम शब्द यहाँ पे बन गया। पांचवा प्रश्न आपको देखते हैं, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतः, चौथे प्रश्न में आपने संयोग किया है यानी कि जोड़ा है, और पांचवें प्रश्न में आप विभाग करेंगे यानी कि विभाजन कर देंगे, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, शब्द यहाँ पे पहला है हसंतम, हसंतम में हस धातु है और स्त्री प्रत्यय है, स्त्री। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द है रोदितुम, रोदितुम में रुद्ध धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन का तुम जुड़ता है, तो रुद्ध प्लस तुमुन बनेगा यहाँ पे। उसके बाद है वृद्धा, वृद्ध शब्द है और टाप प्रत्यय है, ये हमने चौथे प्रश्न में भी देखा है, वृद्ध धातु और टाप प्रत्यय जुड़ करके वृद्धा शब्द बना। उसके बाद है भक्षयन, भक्ष धातु है, यहाँ पे स्त्री प्रत्यय है। उसके बाद अगला शब्द है दृष्टवा, ये लगभग शब्द ऊपर आ चुके हैं, वही दोबारा से करवा रहे हैं दृष्ट, तो यहाँ पे दृष्टवा में दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय है। अगला शब्द है विलोक्य, विलोक्य में वी उपसर्ग है, लोक्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, वी प्लस लोक्री प्लस ल्यप। उसके बाद है निक्षिप्य, नी उपसर्ग है, क्षिप धातु है और ल्यप प्रत्यय है, नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप। ठीक है, उसके बाद है आगत्य, आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, आ प्लस गम प्लस ल्यप। उसके बाद है शयित्वा, शी धातु है, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है, शी प्लस कत्वा। उसके बाद है सुता शब्द है, यहाँ पे सुता में सुत शब्द है और टाप प्रत्यय है। उसके बाद है लघुत्तमम, लघु शब्द है और तमप प्रत्यय है, तो यहाँ पे क्या बनेगा शब्द लघुतमम। ठीक है, उसके बाद हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में आपको अधोलिखितानि कथनानि कह का कम कामच कथयति, कौन किसको कहता है वो आपको बताना है। तो जो छठा प्रश्न है वो ये है कि पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, पहले नाश्ता कर लीजिए। यह शब्द किसने बोला था? यह शब्द कौवे ने लड़की को बोला था, जो पहले वाली लड़की थी, जो विनम्र लड़की थी, उसको बोला था। तो कौवे ने किसको बोला? लड़की को बोला। तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण काकः विनम्राम बालिकाम, विनम्र बालिका को बोला।
अगला है सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। ये किसने बोला था? ये उस बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी को बोला था। तो यहाँ पे होगा, पहले वाली माँ ने बोला था ना, दूसरे वाली माँ ने तो नकल करी थी, तो यहाँ पे होगा प्रथमा माता, पहली माता ने पहली बालिका को ही बोला, प्रथमाम बालिकाम। अगला है तंडुलान माँ भक्षय, चावल मत खाओ, ये किसने कहा? ये पहले वाली बालिका ने कौवे को कहा था, तो प्रथमा बालिका ने स्वर्ण काकम, सुनहरे कौवे को। अहम तुभ्यम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा, ये किसने कहा था? ये कौवे ने कहा था पहली बालिका को। तो कह की जगह पे यहाँ पे आएगा स्वर्ण काक है, सुनहरे कौवे ने किसको कहा? प्रथमाम बालिकाम। आगे है भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, हे नीच कौवे मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। ये किसने कहा था? दूसरी बालिका ने कहा था कौवे को। तो यहाँ पे आएगा द्वितीय बालिका स्वर्ण काकम। अब हम सातवां प्रश्न देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी भक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयते, कोष्ठक में जो पद दिए गए हैं उनमें पांचवी भक्ति का आपको प्रयोग करना है और रिक्त स्थान पूरे करने हैं। यथा उदाहरण यहाँ पे दिया है, मुष्कह बिलात बही निर्गच्छति, चूहा बिल से बाहर निकलता है। कोष्ठक में शब्द है बिल, और बिल का पंचमी विभक्ति यहाँ पे बनाया है बिलाद। ठीक है, ऐसे ही आपको पंचमी विभक्ति बनाना है। ये सारे जो हैं वो लगभग बालक शब्द रूप की तरह चलेंगे। पहला है जन है, फिर है रिक्त स्थान, बही आगच्छति, जो लोग है जो वो बाहर आता है, आदमी बाहर आता है। और कोष्ठक में लिखा है ग्राम, ग्राम मतलब गांव, गांव से बाहर आता है। दूर होना अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। पंचमी विभक्ति कहाँ लगती है? जहां कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो वहां पंचमी विभक्ति लगती है। तो ग्राम की पंचमी बनेगी ग्रामात, गांव से बाहर आता है। अगला है नद्य है रिक्त स्थान निस्सरंती, नदियां निकलती हैं। कोष्ठक में लिखा है पर्वत, तो शब्द बनेगा नदियां पर्वत से निकलती हैं। तो पर्वत की पंचमी विभक्ति क्या होगी? पर्वताद। उसके बाद है रिक्त स्थान पत्राणी पतंती, पत्ते गिरते हैं। कोष्ठक में लिखा है वृक्ष, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष की पंचमी होगी वृक्षात। अगला है बालक है बिभेति, बालक डरता है। अब तक हमने देखा था कि अलग होना अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है, डरने अर्थ में भी पंचमी विभक्ति लगती है। किसी से जो डरता है उससे भी पंचमी विभक्ति लगती है, जिससे डरता है उसमें, और जिससे रक्षा करता है उसमें भी पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो बाल का विभेति, बालक डरता है। कोष्ठक में लिखा है सिंह, शेर से डरता है, जिससे डरता है उसमें पंचमी लगेगी, तो सिंह की पंचमी होगी सिंहात। अगला है ईश्वर है त्रायते, ईश्वर रक्षा करता है, जिससे रक्षा करेगा उस शब्द में पंचमी होगी। कोष्ठक में लिखा है क्लेश, क्लेश होता है कष्ट से रक्षा करता है, तो क्लेश की पंचमी होगी क्लेशात। अगला है प्रभु भक्तम निवारयति, प्रभु भक्त को दूर करता है। कोष्ठक में लिखा है पाप, प्रभु भक्त को पाप से दूर करता है, तो पाप की पंचमी होगी पापात। ठीक है, इस प्रकार हमने जो दूसरा पार्ट था उसके प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं